उससे होगा क्या, बैंकों की लाइन में फिर कौन लगेगा, आम आदमी लगेगा। बैंक पे मोरेटोरियम लगेगा तो उसका हट जाना किसे भुगतना पड़ेगा, आम आदमी को। पैसा किसे नहीं मिलेगा, अपना पैसा कौन नहीं निकाल पाएगा, आम आदमी नहीं निकाल पाएगा। किसकी जीविका आजीविका खराब होगी, आम आदमी की। कौन अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएगा, आम आदमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आपसे बात करने वाला हूं 20 लाख करोड़ के पैकेज के ही एक दूसरे सेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 20 लाख करोड़ के पैकेज के सेक्टर में बैंकिंग जो हमारा सेक्टर है, बैंकिंग जो हमारा तबका है, उसको क्या मिला, उसको कुछ मिला भी या उससे उल्टा छीन लिया गया, वो आगे उसे कुछ मिलेगा या उसे आगे उल्टा देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। बैंकों के फुल कैसे बैंक चलेंगे, कैसे बैंक नहीं चलेंगे, 20 लाख करोड़ से क्या हुआ, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, बैंकिंग सेक्टर को रिलेवेंट बना के मैं ये सारी आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसेंट में ही सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार पैकेज अनाउंस नहीं करती है। सरकार समय समय पर बीच बीच में बड़ी बड़ी राशियों के पैकेज अनाउंस कर देती है, लोगों को सम्मोहित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि सरकार कितना काम कर रही है। उस पैकेज की क्या रियलिटी होती है, क्या नहीं होती है, ये तो कोई पूछता भी नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल जैसे आपको बताता हूँ। पिछले साल 2019 में सरकार ने 3 पैकेज अनाउंस किए। एक 100 लाख करोड़ का पैकेज दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक 25 से 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया रियल एस्टेट वालों को। दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि सरकार का पूरा बजट है 30 लाख करोड़। 2019-20 का जो बजट सरकार ने दिया है वो पूरा है 30 लाख करोड़, और सरकार 100 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। आप सोचिए कैसे हो सकता है, मतलब मेरी जेब में है 100 रुपये और मैं 1000 रुपये का खर्चा कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन देगा 1000 रुपये। तो 100 लाख करोड़ के पैकेज की क्या असलियत है, पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं। 100 लाख करोड़ में से सिर्फ 7 से 8 हजार करोड़ ही सिर्फ सरकार ने दिए थे, अपने बजट में प्रावधान किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी सारा का सारा जो 100 लाख करोड़ का पैकेज था वो सर पर रख दिया गया बैंकिंग सेक्टर के। उनसे बोला गया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन दीजिए, आप इनको फाइनेंस करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, 100 लाख करोड़ के पैकेज की ये थी असलियत। अब तो दोस्तों हुआ क्या, बैंकिंग सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नहीं दिया लोन, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डूब रहा है, आगे चलने पर ये सारे जिनको मैं लोन दूंगा ये सारे एनपीए बन जाएंगे, ये हमारा कर्ज नहीं लौटा पाएंगे। इस करके बैंकों ने नहीं दिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन। तो 100 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से धराशायी, उसकी धज्जियां उड़ गई पूरी तरीके से, और किसी ने पूछा ही नहीं। लोगों को, आम आदमी को ये पता लगा कि सरकार ने 100 लाख करोड़ खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ बहुत कम लोगों को पता है, या जो लोग इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं या जो लोग इकोनॉमी को देखते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही पता है। तो दोस्तों, ये थी 100 लाख करोड़ के पैकेज की असलियत। ऐसा ही कुछ पैकेज अभी रिसेंट में अनाउंस किया गया है 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ के पैकेज में सरकार ने क्या दिया है अपनी जेब से, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। उसकी सारी की सारी जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, 20 लाख करोड़ का पैकेज देखने में बहुत बड़ा लगता है लोगों को ने, तो ये कैलकुलेशन कर ली थी कि हमारे अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में आ जाएंगे। 20 लाख करोड़ बटे 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है, 135 करोड़ लगा लीजिए, तो 14 से 15 हज़ार रुपये हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन आया कितना, 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सरकार ने पूरा 20 लाख करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया और आपको मिला कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए, सरकार 30 लाख करोड़ का जो बजट है उसको अनाउंस करने में लगाती है 1 दिन, और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको अनाउंस करने में लगाती है 5 दिन। 5 दिन सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कितना पैसा हम यहाँ दे रहे हैं, कितना पैसा यहाँ दे रहे हैं, दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। पूछते हैं तो उनको मिलता है क्या जवाब, ये वीडियो में देखिए। मैम, मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग हैं, स्पेशली जो टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में हैं, उनकी सैलरीज भी नहीं आ रही हैं अभी, साथ ही उनको कुछ टैक्स रिलीफ मेजर्स वगैरह भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.
जी हाँ दोस्तों, तो अब 20 लाख करोड़ की थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों 20 लाख करोड़ के पैकेज की जानकारी करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पैकेज जो जो दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो इधर की गवर्नमेंट हो चाहे बाहर की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया जाता है किसी भी मंदी के दौर में, संकट के दौर में, वो 3 तरीके से दिया जा सकता है। कौन कौन से? पहला होता है फिस्कल पैकेज, दूसरा होता है मॉनेटरी पैकेज और तीसरा होता है फाइनेंशियल पैकेज। अब इन तीनों में क्या अंतर है, एक एक लाइन में आपको जल्दी से आसान भाषा में समझाता हूँ। फिस्कल पैकेज का मतलब होता है ये वो पैकेज है जो सरकार देती है, मतलब कि हम जो टैक्स सरकार को देते हैं, हम जो जीएसटी सरकार हमसे कलेक्ट करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स लेती है, जो सेल्स का टैक्स लेती है, जो वैट लेती है, जो ऑयल पर टैक्स लेती है, जो एक्साइज पर टैक्स लेती है, सभी तरीके का टैक्स जुड़ के जो सरकार का कलेक्शन होता है, उससे अगर सरकार किसी आने वाली मंदी में या संकट के दौर में वो पैसा अपनी पब्लिक के लिए खर्च करती है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पैकेज। ठीक है। दूसरा होता है मॉनेटरी पैकेज। मॉनेटरी पैकेज, मॉनेटरी पैकेज क्या होता है? आरबीआई समय समय पे बाजार में अपने फंड से कुछ पैसा डाल देती है, लोगों की जेब में आरबीआई पैसा डालती है कि आप डिमांड को बढ़ाइए, लोगों को पैसा आरबीआई देती है अपने फंड रिजर्व से, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पैकेज। क्यों? क्योंकि मंदी के समय पर जब पैसा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो आरबीआई को वो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बनाए रखने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए पैसा आरबीआई देती है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पैकेज। तीसरा होता है फाइनेंशियल पैकेज। फाइनेंशियल पैकेज के अंतर्गत सरकार बैंकों से ये कहती है कि आप लोगों को लोन दीजिए, आप लोगों को कर्ज दीजिए और अर्थव्यवस्था को चलाए रखिए। ये था फाइनेंशियल पैकेज। दोस्तों ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, इसमें फिस्कल पैकेज मतलब जो सरकार ने दिया हुआ पैकेज है वो बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ में से सिर्फ 2 लाख करोड़ के आसपास है जो सरकार ने अपने से खर्च किए हैं, बाकी सारा का सारा जो भार है वो डाल दिया गया है बैंकों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कैसे डाल दिया गया है अभी आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें सारी चीज़ों को सुनेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आके एक जगह केंद्रित होती हैं। किस जगह पे? कर्ज कर्ज कर्ज, सस्ता कर्ज, महंगा कर्ज, किसानों को कर्ज, एमएसएमईज को कर्ज, क्रेडिट गारंटी, किसानों को क्रेडिट गारंटी, इनको कर्ज, उनको कर्ज, सारा कुछ कर्ज। जी हाँ दोस्तों, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। कर्ज 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 में पैकेज खत्म हो जाता है। कैसे? अब देखिए 20 लाख करोड़ में से जो 8 लाख करोड़ है वो मॉनेटरी पैकेज है, मतलब आरबीआई ने जो पब्लिक को मतलब मार्केट में पैसा फ्लो कराया है, पैसा लिक्विडिटी डाली है, आरबीआई ने जो तरलता डाली है उसकी जो अमाउंट थी वो थी 8 लाख करोड़, ये उसी 20 लाख करोड़ में जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद 3,70,000 करोड़ का कर्ज देती है। 3,70,000 करोड़ का कर्ज देने के लिए बोल दिया गया है बैंकों को कि आप एमएसएमईज को कर्ज दीजिए। 3,70,000 करोड़ के साथ कई सारे क्रेडिट अलग से दिए गए हैं एमएसएमईज को। जो लोअर एमएसएमईज है मतलब जो लॉस में चल रही है उनको भी कर्ज देने की बात की गई है। कई सारे स्पेशल क्रेडिट दिए गए हैं। ये सारा कुछ अगर मैं मिला लूँ, ये सारा कर्ज है, इन सारे को मिला लूँ तो लगभग 6 लाख करोड़ सरकार ने बैंकों से बोला है कि आप दीजिए इनको कर्ज। इसके अलावा 6 लाख करोड़ ये हो गया जो एमएसएमईज को सारा मिला के है। ठीक है। इसके अलावा 2 लाख करोड़ सरकार ने बैंकों को बोला कि आप क्रेडिट दीजिए किसानों को 2 लाख करोड़ का। उसके अलावा 5,000 करोड़ आप दीजिए रेहड़ी पटरी वालों को। उसके अलावा 2,800 करोड़ आप ईपीएफ में से निकाल लीजिए। तो ये सारा कुछ जो है ये सारा भार किसके ऊपर आने वाला है? ये सारा भार आने वाला है बैंकों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं 8 लाख करोड़ लगभग दिया है आरबीआई ने, 6 लाख करोड़ लगभग एमएसएमईज को कर्ज, उसके बाद 2 लाख करोड़ किसानों को कर्ज, 1 लाख करोड़ पावर सेक्टर जो हमारा बिजली कंपनियां हैं उनको उनका जो लोन है उसको उनको दिया गया है कर्ज कि आप इसको लीजिए और अपना काम शुरू करिए। उसके बाद 5,000 करोड़ दिया गया है रेहड़ी पटरी वालों। तो इन सारों को अगर मैं जोड़ लूँ तो लगभग हो जाता है 17 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख पावर कंपनीज को प्लस 5,000 करोड़ प्लस थोड़ा मोड़ा छोटा बहुत वो, तो ये सारा हो जाता है 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ का तो पैकेज हो गया ये। इसके अलावा सरकार पहले ही 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर चुकी थी 28 मार्च के दिन। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 18,70,000 करोड़। अब सरकार ने जो पैसा दिया वो कितना दिया? लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए दिया सरकार ने अपनी जेब से। बाकी सबका सब जो भार डाल दिया वो किसके ऊपर डाल दिया गया? बैंकों के ऊपर। दोस्तों अब इससे हुआ क्या? बैंकों के ऊपर चलिए मान लिए भार डाल दिया गया, अब इससे हुआ क्या? दोस्तों आगे आने वाले 5 से 6 महीने 7-8 महीने बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो बैंक
आम आदमी का पैसा जमा करते हैं। आम बैंकों में किसका पैसा होता है? आम आदमी का पैसा, अपना जमा का पैसा होता है। उस पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो बिल्कुल मिट्टी हो चुका है, हम ये देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट, रिटर्न जो होगा वो जीरो हो चुका होगा। चाहे आपने एफडी करा रखी हो, चाहे आपने सेविंग में पैसा डाला हुआ, आपको रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी रिटर्न बहुत कम, पिछले 4 महीनों में 3 बार एसबीआई ने, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, उसने 3 बार अपना एफडी का रिटर्न कम कर दिया गया, तो रिटर्न मिट्टी हो चुका होगा। नंबर 2, बैंक जो पहले से ही बहुत बड़े एनपीए, पहले से ही बहुत बड़े लोन में फंसे हुए थे, आगे 7-8 महीने बाद उनके ऊपर नए लोन आ जाएंगे, उनके ऊपर नए लोन में वो फंस चुके होंगे। वो नए लोन से, मतलब जो दिए हैं उन्होंने लोन, उनसे पैसा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा, हम 7-8 महीने बाद देखेंगे कि जो लोन घोटाले हैं वो फिर से एक बार बहुत बढ़ चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप लोग समझिए, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि क्या होगा। आप सोचिए, विदाउट कोलेटरल लोन देने का मतलब क्या होता है? सरकार ने बोला 3,70,000 करोड़ का लोन दीजिए एमएसएमईज को, जो गारंटी है वो सरकार देगी। सरकार की गारंटी देगी का मतलब क्या होता है कि अगर ये एमएसएमईज कभी आगे पैसा ना चुका पाए तो उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये पैसा देगी सरकार। सरकार क्या पैसा देगी? सरकार के पास पैसा है। अगर सरकार के पास पैसा होता तो इस पैकेज में ना दे देती। जी हाँ दोस्तों, ये है कि बैंकों के ऊपर ये सारा जोर आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कोविड-19 से पहले, मतलब फरवरी के आसपास हमारे देश में क्या दिक्कतें चल रही थी, उसका मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूं। हमारे देश में यस बैंक का ये चल रहा था, यस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा हुआ था कोविड से जस्ट पहले। क्यों दोस्तों? हमारे जो बैंक हैं, टोटल बैंक है, उनके ऊपर लगभग 9.9 लाख करोड़ का एनपीए हो चुका है। एनपीए लगभग 10 लाख करोड़ के बैंक एनपीए में बैंक बैठे हुए हैं। उसके अलावा लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 68,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ कर दिए गए। मैं बता देता हूँ, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लोन माफ कर दिया गया, नहीं, ये नहीं है। ये पैसा उनसे लिया जाएगा, लेकिन आपको भी पता है पैसा मिलेगा बैंक को या नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। इस पर ज़्यादा बहस करने की बात है नहीं। ठीक है, तो कोविड-19 से पहले हमारे पास ये दिक्कतें थी, जहां सरकार एक तरफ कह रही थी बैंकों से कि आप अपनी जो पासबुक है उसको सही करिए, जो एनपीएज हैं उनको हटाइए, लोन को राइट ऑफ करिए, कुछ भी करिए, अपनी पासबुक सही करिए। सरकार ने इससे ऊपर आने के लिए क्या कर दिया कि जो हमारे 17-18 पब्लिक सेक्टर बैंक थे उन सभी का विलय कर दिया, 4-5 बड़े बैंक बना दिए गए। इस 4-5 बड़े बैंक बनाने के पीछे मेन रीज़न क्या था कि जो एनपीएस बैंकों के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे कुछ बड़ा अमाउंट लेके मैनेज हो जाए। मतलब एक जो बैंक है अगर वो 500 करोड़ का मैनेज कर रहा है और उस पर 100 करोड़ का लोन है, तो अगर मैं उसे 500 करोड़ वाले किसी दूसरे बैंक के साथ मिला देता हूँ जिस पर 50 करोड़ का लोन है, तो अभी इन पे 20% का था, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1,000 करोड़ रुपए पे 150 करोड़ का एनपीए हो जाएगा, तो लगभग 15%। तो इस सारी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर इनकी जो पासबुक है वो सही करने के लिए बैंकों की इनको विलय कर दिया गया, 4-5 बैंक बना दिए गए। ठीक है दोस्तों, अब कोविड-19 के बाद क्या हुआ, सरकार जो फरवरी से पहले बैंकों से कह रही थी, या आरबीआई जो बैंकों से कह रही थी कि आप कर्जा नहीं दीजिए, आप ऐसे लोगों को कर्जा दीजिए जहां से आपका वापस आ सके, या फिर देख के कर्जा दीजिए, ये सब कोविड-19 के बाद सरकार ने इनसे कहा कि आप कर्जा दीजिए, गारंटी देंगे हम आपको, जहां भी देना, जो भी आपसे मांगने आ रहा है आप सभी को कर्जा दीजिए। होम लोन, कार लोन इतने सस्ते कर दिए गए हैं कि 2009 के बाद सबसे सस्ता होम लोन या कार लोन अभी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रेपो रेट है, मतलब कि जो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, उसको हिस्टोरिकली कम कर दिया गया है, लगभग 4.4% पे उसको हिस्टोरिकली कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग समझिए कि ये सारा जो भार डाला जा रहा है ये किसके ऊपर आ रहा है, ये एक्चुअली बैंक के ऊपर आ रहा है। दोस्तों सोचिए, अगर आगे 7-8 महीने बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन आएगी, अगर ये आती है तो होगा क्या। बैंक, अगर किसी बैंक के ऊपर मान लीजिए कि बैंक पे ज़्यादा एनपीए हो जाता है, बैंक बिल्कुल तरह से डूबने लगता है, तो उसमें होगा क्या, उससे होगा क्या, बैंकों की लाइन में फिर कौन लगेगा, आम आदमी लगेगा। बैंक पे मोरेटोरियम लगेगा तो उसका हट जाना किसे भुगतना पड़ेगा, आम आदमी को। पैसा किसे नहीं मिलेगा, अपना पैसा कौन नहीं निकाल पाएगा, आम आदमी नहीं निकाल पाएगा। किसकी जीविका, आजीविका खराब होगी, आम आदमी की। कौन अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएगा, आम आदमी। कौन अपने घर को खाना नहीं खिला पाएगा, कौन अपना जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल पाएगा। हम पहले ही देख चुके हैं, यस बैंक में, पीएमसी बैंक में हुआ क्या है, जो दिक्कत आती है वो आम आदमी को आती है। आम आदमी लाइन में लगा होता है, उसको 5,000 रुपये महीने में मिलेंगे, उसको 10,000 रुपये महीने में मिलेंगे, ऐसे मोरेटोरियम लगा दिया जाता है और लोगों के ऊपर ये सारा जो खर्चा है, ये सारा जो दिक्कत है वो लोगों के ऊपर डाल दी जाती है। ये सारी जो परेशानी है ये आम आदमी के ऊपर डाल दी जाती है। ये कोई सोचे ना सोचे, आई डोंट नो,
तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि बैंक जो पहले से ही लॉस में चल रहे थे उनको अब और बोला गया कि आप और लॉस में चले जाइए, आप और कर्जा दीजिए। फिर दोस्तों ये कर्जा देगा कौन? जो प्राइवेट बैंक है वो नहीं देंगे, वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि हम कर्जा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सरकारी बैंक पे तो सरकार का प्रेशर है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हें तो देना पड़ेगा, सरकार ने बोला। तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो एनपी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही भयावह स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार ने ये काम गलत किया, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है तो आई होप कि आगे चल के सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर से वही दिक्कत होगी जो आज के समय में चल रही है। आज के समय में मजदूर सड़क पर खड़ा हुआ है, उसके ये सारा कुछ होने के बाद, बैंकों में दिक्कत होने के बाद आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, सब कोई लाइन में खड़ा होगा, सब कोई धूप में ये कह रहा होगा कि मेरे पैसे निकाल के दे दो। ये सारी दिक्कत आम आदमी के लिए आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।